खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हाथ में बल्ला थामकर शानदार बल्लेबाजी करते दिखे। साथ ही आज जब उन्होंने सीएम आवास में बेटे के साथ क्रिकेट खेला तो ये सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि एक संदेश था। नेतृत्व वही जो संतुलन बनाना जानता हो। मैदान में बल्ला और राजनीति में रणनीति दोनों को धामी बेमिसाल बैलेंस से चलाते हैं। सरकार चलाने का उनका तरीका भी किसी शानदार इनिंग से कम नहीं है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक, संगठन से लेकर प्रशासन तक, हर जगह धामी की मैनेजमेंट स्किल्स की गूंज सुनाई देती है। उनकी कार्यशैली इतनी मजबूत है कि हर विभाग, हर योजना, हर फैसला एक परफेक्ट स्ट्रोक की तरह ही लगता है। टनकपुर चंपावत में श्री पूर्णागिरि मेला 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस मेले का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनते हैं। भाई बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उस देवभूमि में जन्म लिया है जिसके कण कण में देवी देवताओं का वास है। हर एक स्थान पर आप जिधर चले जाइए, एक न एक नया आपको देवी स्थान मिलेगा। अगर मैं चंपावत जनपद की बात करूं तो कितने सारे देवी स्थान हैं। यहाँ गोलजू का स्थान है, यहाँ माँ बाराही का स्थान है, बयानपुरा बाबा का स्थान है, रणकुची मैया का स्थान है, अनेक स्थान है। भैरव बाबा का स्थान है, गोरखनाथ जी का स्थान है। इतने देव स्थान कहीं और नहीं, हमारे चंपावत में ही और पूरे उत्तराखंड में आप जिधर जाएंगे आपको एक नया देव स्थान दिखाई देगा। मैं देश भर में जहां भी जाता हूं, वो लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन कौन सी डेस्टिनेशन है जहां हम दर्शन करने जा सकते हैं, हम फिल्म शूटिंग करने जा सकते हैं, हम घूमने के लिए जा सकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। ये 10, 20, 30 स्थानों की बात नहीं है कि प्रमुख 10, 20 स्थानों के लोग नाम लेते हैं। मां पूर्णागिरि का नाम तो खैर अभी किशन पांडे जी बता रहे थे 1620 से जो है यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है। उत्तर भारत में ही, पूरे भारत में। मैं तो हर एक मीटिंग में, जो भी मीटिंग होती है, मेलों से संबंधित, धार्मिक स्थलों से संबंधित, चार धाम यात्रा से संबंधित, मानसखंड यात्रा से संबंधित, तो मैं सर्वप्रथम मां पूर्णागिरि का उल्लेख करता हूं कि एक स्थान ऐसा है जहां श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड के अंदर कुंभ का अवसर छोड़ दे या कांवड़ यात्रा को अगर छोड़ दे तो किसी भी एक धाम में आने वाले सर्वाधिक तीर्थयात्री, सर्वाधिक श्रद्धालु कहीं होते हैं तो मां पूर्णागिरि के धाम में। और ये मेला ऐसे समय में होता है जब मैदानी क्षेत्रों में मौसम में जो है तपिश आ जाती है, सुस्तता कम हो जाती है, सर्दियां कम हो जाती हैं, फसल पकने लगती है। और क्या संजोग है, देखिए आजकल 2-3 दिनों से हम लोग लगातार अलग अलग स्थानों पर होली का त्योहार मना रहे हैं। वहीं कल ही हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व हमने फूलदेई भी मनाया है। और ऐसे समय में मैं देख रहा था, आज मैं प्रातःकाल खटीमा में था तो सुबह में छत में गया था नामधारी की, तो मैं देख रहा था 1 महीने के अंदर गेहूं की फसल भी हमारी पकने वाली है। तो सच में नया वर्ष भी आने वाला है, वर्ष प्रतिपदा भी आने वाली है। ऐसे समय में मेला प्रारंभ होता है हमारा।
यहाँ के जो हमारे वन है, उपवन है, विभिन्न रूपों में खिलकर वातावरण को फूलों से ऐसे महकाते हुए एक तरह से तीर्थ यात्रियों का, श्रद्धालुओं का, मां के द्वार आने वालों का स्वागत करने के लिए तैयार है। सही मायनों में कहा जाए तो यहाँ प्रकृति तीर्थ यात्रियों का स्वागत करने के लिए उनकी प्रतीक्षा में है। आइए, मां के दर्शन भी करिए और सुंदर इस वन उपवन का भी, इसका भी आनंद लीजिए। मेला हमारा प्रतिवर्ष एक, मैं कहूं को एक मिनी कुंभ के रूप में भी आयोजित होता है। और मेरा प्रयास है, मैं पहले दिन से कह रहा था, अभी मैं देख रहा था बिजली की लाइटें लगी है, हर साल लगती हैं, हर साल 3 महीने बाद इसको उखाड़ दिया जाता है। अभी गाड़ी में मैं बात करते हुए आ रहा था, जब ये मेला हमारा पूरे साल भर चलेगा तो ये इसकी परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये जो भी स्ट्रक्चर है, अभी गोविंद सामंत ने कहा कि अनेक यहाँ पर पुल बन रहे हैं, सड़क का निर्माण हो रहा है, ये हमारा पहले दिन से संकल्प है। और 1620 में जब मैया ने यहाँ पर तिवारी जी के पूर्वजों ने इसकी स्थापना करी थी, तो ये उसी समय मैया ने तय किया होगा कि 21वीं सदी में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, वहां बाबा केदार के धाम से उनके मुख से शब्द निकले कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और हर दृष्टि से आने वाला समय, ये जो हमारा ये मां पूर्णागिनी का पूरा जो धाम है, इसके आसपास का क्षेत्र है, हमारा देव स्थान है, मां शारदा का स्थान है। ये स्थान बहुत ही एक शानदार रूप लेने वाला है। यहाँ हम वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं, मैया का मेला 12 महीने चलता रहे, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ शारदा रिवर फ्रंट बनाने पर भी काम चल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह पर पूरे 2 घंटे तक मां शारदा पर बनने वाले कॉरिडोर का स्वयं उन्होंने उसकी समीक्षा करी। उत्तराखंड में आज भी मौसम बदला हुआ है। पहाड़ में जहां बारिश हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बादल छाए हैं। उधर कई इलाकों में आज बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई है, जबकि देहरादून समेत रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल व हरिद्वार जिले में हल्की बारिश होने की आसार है। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, बताइएगा मौसम के हवाले से अभी क्या कुछ जानकारी है? बर्फ पड़ने की आशंका जताई गई थी, बर्फ कहाँ पड़ी है और बारिश का क्या कुछ अभी अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं कि 14 मार्च की होली हुई है और होली के बाद से कहने के उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्व अनुमान जारी किया गया था, उसमें भी साफ तौर पे कहा गया था कि होली के बाद से कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो मौसम है उसका मिजाज बदला हुआ नजर आएगा और पहाड़ी वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। और वो 14 तारीख को हमने देखा भी कि 14 तारीख की शाम को ही उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आई। लेकिन वही देखिएगा कि एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है, यानी कि 3200 मीटर से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। और देखिएगा कि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से लगातार इस तरह की चेतावनी जारी की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी की यदि मैं बात करूं इस समय की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं रुक रुक कर जो बारिश है और हल्की बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी जो है बादल छाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठंडी हवाएं भी चलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके सक्रिय
होने के कारण जो बारिश का सिलसिला है वो अभी भी 1 से 2 दिन धनराज, उत्तराखंड आगे के कितने अंदर दिन बना बारिशें रहेगा। रहने की संभावना है? क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ये कहा जा रहा है हो सकता है मौसम जो एक बार फिर से शुष्क होता हुआ नजर आए। बिल्कुल रूपाली, देखिए मैंने आपको बताया कि 1 से 2 दिन का पूर्वानुमान अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो 3200 मीटर से ऊपर वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी और जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि उधम सिंह नगर जिले को इससे बाहर रखा गया है। उधम सिंह नगर में कहीं न कहीं जो मौसम है वो शुष्क बना रहेगा, लेकिन वही देखिएगा कि जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे मैं देहरादून की बात करूँ या हरिद्वार की बात करूं तो यहाँ पर कहीं न कहीं हल्की बौछारें देखने को जरूर मिल सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी की भी संभावना जताई है और जिससे कहीं न कहीं तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। धनराज, कई एरियाज में येलो अलर्ट भी जारी किया था अगर उत्तराखंड की बात की जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा था कि जो हाईवेज है उस पर सावधानी बरत कर ही ट्रैवल करे। उसको लेकर अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल रूपाली, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि 1 दिन का येलो अलर्ट है आज और कल का, और देखिएगा कल तक का जो येलो अलर्ट है वो 3 जिलों के अंदर रखा गया है, जिसमें चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला है और इसमें कहीं न कहीं येलो अलर्ट रखा गया है। और वहीं इसके साथ ही कहा गया है कि जो मैदानी क्षेत्र है, राजधानी देहरादून की बात करूँ या फिर हरिद्वार की बात करूँ तो इन जिलों में कहीं न कहीं हल्की बौछारें जरूर देखने को मिलेंगी। लेकिन वही देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर जो 4 धाम यात्रा है वो भी जल्द शुरू होने वाली है और मौसम उसमें कहीं ना कहीं बाधा जरूर बन सकता है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जब भी 4 धाम यात्रा चलती है तो कहीं ना कहीं मौसम उसमें बाधा बनता है और इस बाधा से निपटने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर भी लगातार अधिकारियों को निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी 1 से 2 दिन तक जो है बारिश और बर्फबारी के आसार जो है पूरे उत्तराखंड में रहने वाले हैं, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान राज्यपाल ने मां गंगा आरती व पूजा अर्चना की और पतित पावनी मां गंगा से प्रदेशवासियों से के सुख, शांति और समृद्धि के लिए कामना की। परमार्थ निकेतन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस योग महोत्सव में 75 देशों के 1500 से अधिक योग साधकों ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऋषिकेश के पवित्र गंगा तट पर योग साधकों का यह अद्भुत समागम न केवल भारत और उत्तराखंड की प्राचीन परंपरा का प्रमाण है, बल्कि योग के वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाता है। राज्यपाल ने उपस्थित साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी योग के ब्रांड एम्बेसडर है। योग का ज्ञान प्राप्त कर उसे अपने जीवन में अपनाकर और विश्व भर में इसका प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग का मार्ग हमें शांति और एकता के भाव से भर देता है, जिससे हम न केवल स्वयं को बल्कि पूरे जगत को परिवार के रूप में मानते हैं। वहीं उत्तराखंड में पोस्ट मास्टर की नियुक्ति को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में प्रश्न उठाया और पोस्ट मास्टर के पदों पर नियुक्ति स्थानीय युवाओं को देने की मांग की। बीजेपी सांसद ने कहा कि उत्तराखंड में पिछले दिनों जो केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्तियां की गई थी, इसमें नियुक्त हुए बोली भाषा की समझ होने के चलते कई युवाओं ने जो राज्य के बाहर से थे उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी। भाजपा सांसद ने कहा कि उत्तराखंड में अगर स्थानीय युवाओं को इन पदों पर नियुक्तियां मिलती है तो उसे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों को करने में मदद मिलेगी। भाजपा सांसद ने कहा कि उत्तराखंड में आज भी मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था है, इसीलिए स्थानीय युवाओं को तरजीह दी जानी चाहिए। आभारी हूँ कि आपने सदन में महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पिछले दिनों संचार विभाग द्वारा उत्तराखंड में अनेकों पोस्ट मास्टरों तथा डाक सेवकों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, इन नियुक्तियों में देश के अनेकों बेरोजगारों को नियुक्ति दी गई, परंतु अनेकों युवाओं ने उत्तराखंड की जटिल पहाड़ी स्वरूप एवं भाषा बोली की दिक्कतों के कारण अपनी नियुक्ति स्थल पर नियुक्ति नहीं दी गई। महोदय, पूर्व में ये नियुक्तियाँ राज्य में के मंडल स्तर कैडर के आधार पर होती थी तथा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलता था जो उस क्षेत्र की भाषा बोली को समझते थे, तब ग्रामीणों को इसका लाभ मिलता था। महोदय, आज जहां देश के सभी डाकघरों को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है वो स्वागत योग्य है। महोदय, उत्तराखंड में भी तकनीकी जानकार रखने वाले अनेकों युवा हैं और इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उत्तराखंड की राज्य की अर्थव्यवस्था आज भी मनी ऑर्डर पर केंद्रित है। अतः महोदय,
इस लोक महत्व के विषय पर मैं सरकार से मांग करता हूं कि पोस्ट मास्टरों तथा ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति पारदर्शी हो, परंतु इसका नियुक्ति कैडर पूर्ववत ही रख। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर हो गया है। बात करें सड़कों की तो कई जगहों पर सड़कों में गड्ढे हुए हैं, जिससे बारिश के मौसम में खासा परेशानी होती है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय हाईवे और स्टेट हाईवे को गड्ढा मुक्त किया गया है, जिसके बाद शहरों के बीच में हुए गड्ढों को भी भरा जाएगा। मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। गड्ढा मुक्त करने का ये होता है कि जो पैच बनते हैं, पैच बनना और उनको बनाना एक सतत प्रक्रिया है। अभी पिछली बार हम लोगों ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को और अपने राज्य जितने भी हमारे स्टेट हाईवे है सबको गड्ढा मुक्त कर दिया गया था। अभी आपको पता है कि इस बीच में फिर दोबारा से बारिश वगैरह जो हुई है उसमें पैचेस बने हैं, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि 30 अप्रैल से पहले उन सबको भी गड्ढा। केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। इसी बात की जानकारी स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने दी है। आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां पर मांस, मछली व शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उनका ये भी प्रयास रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों प्रभारी मंत्री सौरभ भगुना ने भी वहां पर तमाम लोगों के साथ बैठक की, जिसमें ये सुझाव भी आया था कि गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम करते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगाया जाए। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ भगुना जी ने भी वहाँ पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ और जो वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट, मांस, शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूंगी कि उस पे इन चीज़ों को जांच करके, देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहाँ पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर क्रांति को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा स्थित निजी आवास तरई नगला परिसर में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। ये कदम प्रदेश के 15.87 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है, जिससे उत्तराखंड में अत्याधुनिक बिजली प्रबंधन की नई शुरुआत होगी। यूपीसीएल द्वारा भारत सरकार की RDSS योजना के तहत पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। यह अत्याधुनिक तकनीक उपभोक्ताओं को रियल टाइम बिजली खपत की जानकारी, सही बिलिंग, बिजली चोरी में कमी और निर्बाध आपूर्ति जैसी कई सुविधाएं प्रदान करेगी। स्मार्ट मीटर से क्या लाभ है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सरकारी प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर क्रांति जो है वो जारी है। और अब यहाँ पर स्मार्ट मीटर से क्या कुछ लाभ होंगे, सबसे पहले आपको बता दें, सही और पारदर्शी बिलिंग, अनुमानित बिलिंग की समस्या समाप्त और गलत बिलिंग से राहत लोगों को मिलने वाली है। रियल टाइम बिजली खपत की जानकारी आप लोगों को मिलेगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से हर पल की जानकारी जो है वो लोगों को मिल पाएगी। बिजली चोरी में कमी आएगी। इसके बाद आपको बता दें, प्रदेश में अनधिकृत बिजली उपयोग पर लगाम जो है वो लगेगी और बिल भी सही से आएंगे। बिजली आपूर्ति में सुधार होगा।
फॉल्ट और सप्लाई बाधित होने की तुरंत जानकारी जो है आप सभी को मिल जाएगी जब आपके फोन में वो ऐप होगा। सोलर नेट मीटरिंग की सुविधा मिलेगी। सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं को अतिरिक्त इसका लाभ मिलने वाला है, यानी कि जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उन उपभोक्ताओं को कोई इंस्टॉलेशन शुल्क नहीं है। पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने पर कोई अतिरिक्त शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। आगे बढ़ेंगे, जहां होली से 5 दिन बाद शुरू होने वाले झंडे जी मेले का आगाज 19 मार्च से हो जाएगा। इस बार 90 फीट ऊंचे नए ध्वजदंड को कंधों पर उठाकर श्री दरबार साहिब संगतें पहुंच रही है। श्री गुरुराम राय जी महाराज व श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज के जयकारों के साथ 90 फीट ऊंचे नए ध्वजदंड को श्री दरबार साहिब लाया गया। रविवार को देश विदेश से हजारों की संख्या में आई संगतें इस पावन बेला पर साक्षी बनी। आपको बता दें कि संगतों के श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल बॉम्बे बाग पहुंचने का क्रम शुरू हुआ। वहां पर दरबार श्री गुरुराम राय जी महाराज के सज्जादे की गद्दी निशीन श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने संगत को दर्शन दिए व आशीर्वाद दिया। श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज की अगुवाई में संगतों ने अरदास पढ़ी व सुबह 8 बजे संगतों ने नए ध्वज दंड को अपने कंधों पर उठाकर श्री दरबार साहिब के लिए प्रस्थान किया। श्री दरबार साहिब परिसर में पहुंचते ही संगतों ने ढोल नगाड़े की थाप पर जमकर नृत्य भी किया। विकासनगर क्षेत्र के ग्राम एटनबाग में युवा सेवा संगठन के द्वारा खेल प्रतियोगिता और ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि प्रतियोगिताओं का शुभारंभ आज किया गया है और जिसमें जिला पंचायत सदस्य प्रशांत जैन और क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रही। वहीं रिबन काटकर और हरी झंडी दिखाकर खेलकूद प्रतियोगिता और ड्राइंग प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। लगभग 400 से लेकर 500 तक के बच्चे इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्य प्रशांत जैन ने कहा कि जो बच्चे नशे की ओर बढ़ रहे हैं उनकी ओर हमारा ध्यान बना रहता है और हम चाहते हैं कि बच्चे नशे में न पड़े। वह इस खेलकूद के माध्यम से हम बच्चों को खेलकूद के प्रति आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके आयोजक युवा सेवा संगठन, इसका श्रेय मैं उनको देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, ड्राइंग और दूसरी ऐसी प्रतिस्पर्धाएं जो कि उनको बिजी रखती हैं उनके ऑफ टाइम में, साथ साथ उनको मोटिवेट करती हैं प्रतिस्पर्धाओं के लिए जो कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। और साथ ही इससे एक बहुत सुंदर मंच तैयार होता है बच्चों के भविष्य के लिए। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है 2025-26 के लिए और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आने वाले प्रतिवर्ष इसको युवा सेवा संगठन और यदि और कुछ लोग भी इनके साथ मिलकर के इस कार्य में अपना योगदान देते हुए आगे बढ़ाना चाहें तो उसके लिए मेरी तरफ से जो भी सहयोग हो पाएगा मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहूँगा। मैं सभी आयोजकों को, प्रतिभागियों को, सभी जजेस को, सभी जो इसके अंदर जजेस हैं, अंपायर्स हैं, रेफरीज हैं, दर्शक हैं, ग्रामवासी हैं, हमारे सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये खेल आयोजन बहुत अच्छे से संपन्न हो। उसके लिए मेरी एक भावना ये है कि ये ऐसी एक मैसेज जाए पूरे ब्लॉक में, पूरे जिले में, क्षेत्र में, ताकि इसमें हमारी पंचायत से अलग अलग आने वाले वर्षों में अन्य क्षेत्रों के प्रतिभागी भी अपनी प्रतियोगिता में भागीदारी कर सकें। मतलब क्या संदेश देना है जो पीढ़ी नशे में जा रही है उसके लिए, क्या संदेश है आपका? नशा जानलेवा है। हम अपने कार्यकलापों से अलग कोई कार्य कर रहा है तो इस बात का जरूर आदी होता है, तो उसके साथ साथ उसका परिवार भी जो है गर्त में चला जाता है। तो पहली बार इस तरीके का कोई आयोजन हुआ है, इसका श्रेय पूरी तरीके से युवा सेवा संगठन को जाता है, उनके अध्यक्ष, उनके कोषाध्यक्ष, उनकी पूरी टीम को जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है क्योंकि जो खेल है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। खेल से क्या होता है, एक बच्चे में हर चीज़ की एक नेतृत्व की भावना आती है और वो एक सामाजिक रूप से भी अपने सारे एक संगठित होता है और खेल से उसकी मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से हर तरीके से बच्चा अपने फ्यूचर के लिए तैयार होता है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं ये चाहूँगी कि आगे इसको बहुत आगे लेवल तक लेके जाया जाए, ब्लॉक लेवल तक लेके जाया जाए, आगे स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक इसको लेके जाया जाए। तो एक छोटी सी शुरुआत युवा सेवा संगठन के द्वारा हुई है। इसमें कितने साल के बच्चों ने भाग लिया है? इसमें आई थिंक
400 से 500 बच्चे तो मैं भी देख पा रही हूँ अपनी चारों तरफ। बाकी एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही अच्छी शुरुआत। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।